अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए। इधर दे दो, इधर दे दो। जो चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी, उसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है जी, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमने स्टार्ट करना है जी सेल्स टैक्स से। अच्छा, सेल्स टैक्स स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आप सब लोगों को होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली टैक्सेस जो हैं वो उनका क्या रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, पाकिस्तान के बजट के अंदर एंड सो ऑन, इस तरह की जो बेसिक सी चीज़ें। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे मेजर सोर्स है ना, वो टैक्स है। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ इसके अलावा कोई और टूरिज्म से पैसे आते हैं, या ना कोई ऑयल गैस है, ना कोई और इस तरह की चीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में, कुछ जैसी एक्सपर्टीज़ है हमारी किसी और फील्ड में कि जिसके थ्रू जो है वो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे प्राइमरीली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं जी, उनके लिए जो मेन या मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है वो टैक्सेस है। तो हर साल बजट बनता है जी। अब जब हर साल बजट बनता है तो गवर्नमेंट उसमें एस्टिमेट करती है कि कितना हमारा रेवेन्यू का टारगेट है। उसमें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किस तरह से बनता है जनरल सा ओवरव्यू। अगर जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ऑब्वियसली कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि ये जो टैक्स का सब्जेक्ट है ना, ये तो थ्रू आउट योर प्रोफेशनल लाइफ आपके साथ चलेगा। ठीक है? यानी ऐसा नहीं है कि आपने पेपर पास कर लिया तो उसके बाद आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको देखने की। आपको चाहे आप इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे आप अपनी फर्म बना लें या फर्म में जॉब कर लें, टैक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक लेवल के, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनसे अपडेशन आपके लिए बड़ी मैंडेटरी है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब प्रोफेशनल्स के ऊपर जो टैक्सेशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो ऑब्वियसली आपको अपनी टैक्सेशन देखनी है, अपने रिलेटिव्स की या अपने क्लाइंट्स वगैरह की कल को देखनी है, तो वो जब तक आपको इस तरह की चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगरचे हम क्लास में ऑब्वियसली एग्जाम स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, लेकिन बहरहाल जहाँ पे कुछ चीज़ें की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ साथ बताता रहूँगा। तो गवर्नमेंट हर साल जो है वो एक एस्टिमेट करती है रेवेन्यू का। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और माइनस जो है वो जब एक्सपेंडिचर्स को किया जाता है रेवेन्यू से, तो आपके पास डेफिसिट या सरप्लस आ जाता है। हमारे यहाँ हमेशा से डेफिसिट है। मैं अगर आपको एक पोजीशन दिखाऊं, ये है जी एक पोजीशन, ये एक समरी सी बड़ी अच्छी सी बनी हुई थी मेरे पास। यहाँ से आपको एक बता दूंगा जी कि फाइनेंशियल ईयर 24 जो कि एंड हो चुका है, इसमें ये इनिशियल टारगेट था। फिर हर साल हमारा बजट रिवाइज होता है, तो उसके बाद रिवाइज होके ये टारगेट बना। 24 तो खैर गुजर गया, अब हम 25 की बात करते हैं। 25 का इनका जो इनिशियल टारगेट है ना, वो ये है कि टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 12,970 अरब रुपया, बिलियन रुपीज, या 12.9 ट्रिलियन आप इसको कह लें या अरब रुपया कह लें, ये रेवेन्यू कलेक्शन होगी टैक्सेस की मद में। ठीक है? लास्ट टाइम अगर आप देख लें तो वो 9.2 थी, और उसमें इस दफ़ा मेरे ख्याल में 30-40% जंप आ रहा है। यानी ये है जी। अच्छा, अब इसके अगर हम ब्रेकअप में जाएं, तो उसने नीचे ब्रेकअप में बताया हुआ है जी कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 5512 हैं। ठीक है? डायरेक्ट टैक्सेस 5512। अच्छा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में पाकिस्तान में जो सबसे मेजर कलेक्शन होती है वो इनकम टैक्स से होती है। ठीक है? तो यानी मेजर इसमें इनकम टैक्स है। अच्छा, इसी तरह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसमें आपका सेल्स टैक्स आ जाता है, जिसमें आपका कस्टम ड्यूटी आ जाती है। कस्टम ड्यूटी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, या आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ जाती है। ठीक है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 7458 है।
तो ये तो 12,970 अरब जो एक्सपेक्टेड है उसका ब्रेकअप आ गया, यानी ये है आपका टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ जो होते हैं वो गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी रेवेन्यू जनरेशन है जो अदर देन टैक्स। उसमें सबसे कॉमन आप लोग मैं सब लोग पे करते हैं, वो है पेट्रोलियम लेवी। कि जब भी हम फ्यूल खरीदते हैं तो उसके ऊपर 60 रुपए का मेरे ख्याल में जो है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम लेवी है, जो कि अगेन इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ये देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है इस साल एक्सपेक्टेड है कि वो 4845 होगा, यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। 4845 जिसमें अगर आप देखें तो ये मेजर इसके अंदर जो है वो पेट्रोलियम लेवी है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट को डिफरेंट रिसीट्स आती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से गवर्नमेंट को रेंटल इनकम आती है। कुछ गवर्नमेंट के इदारे जो प्रॉफिटेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान जो प्रॉफिट कमाता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। टूल टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट को पैसे आते हैं, रॉयल्टी की मद में गवर्नमेंट को पैसे आते हैं। तो इस तरह के जो टैक्सेस वगैरह हैं ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। ये आपके 4845 एक्सपेक्टेड है। तो पूरे साल में गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जनरेशन है जी वो ये आ रही है, 17,815, 17 अरब, 17,000 अरब रुपया, 17,815 टोटल रेवेन्यू। अच्छा, अब इसमें अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आप सबको अब इसकी ओबियसली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो कल मैं आपसे एक जिक्र कर रहा था कि 2010 में एक 18th अमेंडमेंट हुई, जिसमें जितने भी पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं ना, वो एक किस्म का एक पूरा मुल्क बन गए हुए हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो क्या है जी, कि जितने भी टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी ना, वो कलेक्ट करके उसमें एक सर्टन शेयर जो है वो सूबों को दे दिया जाएगा। यानी सूबे कुछ नहीं करेंगे, कोई हाथ पैर नहीं चलाएंगे, बैठे बैठाए जो रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें से कुछ शेयर जो है वो, पता नहीं किस तरह उन्होंने परसेंटेज बनाई हुई है, लेकिन ऑब्वियसली सिंध और पंजाब जो है वो मेजर इसके अंदर चंक ले जाते हैं। लेस वो पैसे जो आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देने हैं, ये हैं जी, या आप यहाँ पे देख लें, 7,438 अरब। ठीक है जी, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चला गया। पीछे हमारे पास जो बचा जी वो ये बचा 10,377 अरब रुपया। ये हमारा अगले साल का, यानी ये जो 2025 चल रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर 2025, जो कि जुलाई 24 में स्टार्ट हुआ है और जून 25 में जाके एंड होगा, इसमें फेडरल गवर्नमेंट के पास टोटल 10,000 अरब रुपए की रिसीट्स आनी है जी। ठीक है, इनसे आपने अपने एक्सपेंडिचर मीट करने हैं। और अगर आप अब, अच्छा, एक्सपेंडिचर की तरफ आने से पहले अब आप जरा देखें कि टोटल टैक्स का रेवेन्यू जो है वो 1297 है, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो उनकी कितनी परसेंटेज है जी, 40% समझ लें। और 60% जो परसेंटेज है, या 58% जो है वो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए कि टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्ट वाले ज़्यादा होने चाहिए या इनडायरेक्ट वाले होने चाहिए जी, क्या ख्याल है आप लोगों को? हाँ जी, डायरेक्ट वाले। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो प्रोपोर्शनेट होता है टू द इनकम। हायर द इनकम हायर विल बी द टैक्स। जिस बंदे की ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स देगा, जिसकी इनकम है ही नहीं वो टैक्स नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो रिवर्स केस है कि जिन लोगों की करोड़ों में इनकम है वो पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट के दो चार सेक्टर्स जो हैं जिनको उन्होंने काबू किया हुआ है, जिसमें सैलरीड वाले ओबियसली नंबर 1 पे हैं, उनसे वो हर साल जो हैं वो टैक्सेस ले लेते हैं और रेट्स भी हर दफ़ा बढ़ा देते हैं। लेकिन मोस्टली अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 25 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। और इसमें से कितने लोग हैं जी जो रिटर्न फाइल करते हैं? कोई आइडिया है जी किसी को? हाँ, 4 to 5 मिलियन है, यानी 40 से 50 लाख लोग हैं जिनसे ये टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, ये वाले 5,500। जबकि क्या ऐसा हो सकता है कि जो बाकी के 24 करोड़ और 50 लाख लोग हैं वो इनकम अर्न ही ना करते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, बाकी के जो मेरे ख्याल में 50 लाख या करोड़ एक लोग हो रहे हैं जो इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो टैक्स नेट में नहीं है, उन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया और एफबीआर भी कभी उनके पीछे नहीं गया, तो उस वजह से वो लोग जो हैं वो टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। आप अब इन सेक्टर्स में अगर आप आ जाएं, खुद ही अपने इर्द गिर्द नजर डला लें, कोई शॉपकीपर या रिटेलर जो है टैक्स नहीं देता, कोई डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स नहीं देता।
प्रॉपर्टी में मोस्टली जो बिजनेस है वो कैश पे है, अनडॉक्यूमेंटेड है। आपके मोस्टली जो प्रोफेशनल्स जो कैश पे काम करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो वो है चंक, वो डॉक्टर्स का है। कि आप कभी ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाएं और डॉक्टरों के पास आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। कैश में वो सीट लेते हैं, वो कभी टैक्स नहीं देते, ये बस थोड़ा बहुत दे के खत्म कर देते हैं। हालांकि एक एक दिन में वो 8-8 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए एक दिन में कमा रहे हैं, लेकिन उनको कभी नहीं पकड़ा जाता। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें लैंडलॉर्ड्स हैं, जिसमें फ्यूडल्स हैं, जिसमें आपके जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोग हैं, जिनके पास एकड़ों में ज़मीनें हैं, वो उन्होंने ठेकों पे दी हुई हैं, या वो वैसे ही पड़ी हुई हैं फर्टाइल, करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की ज़मीनें हैं, वो कोई टैक्स नहीं देते। ठीक है, फिर आपका और आहिस्ता आहिस्ता और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन सारे रीजंस की वजह से टैक्स ना देने से मुराद, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो जो मैं आपको भी बता रहा हूँ लिस्ट, उसमें कुछ एक्सेप्शन जरूर होंगी। कुछ डॉक्टर्स ऐसे जरूर होंगे, कुछ रिटेलर्स, कुछ डीलर्स, कुछ ट्रेडर्स, कुछ ये जो फार्मर, ये जो आड़ती लोग होते हैं, या जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, या कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो ऑब्वियसली 100% ऑनेस्टली अपनी इनकम डिक्लेयर करते होंगे या टैक्स देते होंगे। लेकिन मेजोरिटी जो है वो टैक्स इवेडर्स हैं जी, टैक्स नहीं पे करते। तो रिजल्टेंटली ये जो 4 से 5 मिलियन लोग हैं, इसमें मेजोरिटी जो कलेक्शन टैक्सेस की आती है ना एफबीआर को, वो कंपनी से आती है। जो पाकिस्तान की 100-200 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऐसी सी कंपनी भी आपको मिलेगी जो 15-20 अरब रुपया जो है सिर्फ एक कंपनी पे कर रही है टैक्स। ठीक है। तो मेजर जो टैक्सेस हैं वो ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी वो देती हैं। प्लस इसके अलावा जो 2-4-5 बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जिनमें सैलरीड वाले हैं, क्योंकि उनका एडसोर्स कट जाता है। आपके एक्सपोर्टर्स अगरचे बहुत कम टैक्स देते हैं, लेकिन क्योंकि जो उनसे कट जाता है वो उनसे ले लिया जाता है। इसी तरह से इंपोर्ट स्टेज पे कुछ टैक्सेस की कलेक्शन होती है। बस इस तरह से कर कर आके ये अभी भी हम जो है वो इसी लेवल पे पहुंचे हैं जी, 5,500 पे। हाँ जी, मोस्टली जो कलेक्शन है वो विद होल्डिंग से है। बाकी का यानी इसमें से ये 5,500 अरब है ना, तो इसमें से समझ लें 90% या 80% जो है वो विद होल्डिंग होती है। बाकी का जो 10-20% है वो खुद से लोग जमा करा देते हैं या एफबीआर रिकवर कर लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एफबीआर का इदारा है वो एज अ इंस्टीट्यूशन 100% फेल्ड हो चुका है जी। ठीक है, वहाँ पे वो उनका काम है कि ये जो टैक्स इवेडर्स हैं, इनको टैक्स नेट में लाया जाए, इनसे टैक्सेस की कलेक्शन की जाए। और इनके ऊपर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, इनका काम है कि इनके ऊपर फर्दर टैक्स या इनको टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन ये दोनों तरफ से मसले मसाइल हैं। एफबीआर के डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, आपका कभी अगर पाला पड़ जाए फ्यूचर में, या भी पड़ा हुआ है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि उनका क्या लेवल है। ठीक है, तो वो बस वहाँ पे लोग वहाँ पे बैठ के और अपनी जेबें भरते हैं, बस डेट्स इट। अच्छा जी, तो इसी वजह से हमारी जो टैक्सेस की कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्सेस की, वो बहुत कम है। और आइडली ये रिवर्स होना चाहिए, 60% जो है वो डायरेक्ट होने चाहिए, 40% इनडायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो ज़्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हर बंदा पे करता है। जो भी एंड कंज्यूमर है, वो जो भी किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा ना, मिसाल के तौर पे आप एक ग्रोसरी स्टोर पे गए, आपने वो बिस्किट का पैकेट खरीद लिया 20 रुपए का, 25 रुपए का, तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स है। वो सेल्स टैक्स अब आपने पे कर दिया है शॉपकीपर को। ठीक है, जो कि पहले ही एफबीआर को पे हो चुका है। तो अब आप वो पे कर रहे हैं। आपने मोबाइल का बैलेंस लोड किया, उसमें भी सेल्स टैक्स है। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, उसमें भी सेल्स टैक्स होता है। आप जो फ्यूल खरीदते हैं, फ्यूल पे नहीं है सॉरी, फ्यूल पे लेवी है, वो सेल्स टैक्स उन्होंने नहीं लगाया हुआ है। इसी तरह जो भी आप कॉमन डे टू डे यूज़ की चीज़ें जनरली परचेज करते हैं ना, उनके ऊपर सेल्स टैक्स होता है। तो सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट इनकम के साथ नहीं है। एक बंदा जिसकी तनख्वाह 20,000 है फॉर एग्जाम्पल, और एक बंदा जिसकी तनख्वाह 20 लाख रुपए है, दोनों एक बराबर है। जो बंदा उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसको वो 18% सेल्स टैक्स पे करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट पे। तो सेल्स टैक्स में भी सिचुएशन जो है वो बहुत ही बुरी है। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो आप कितने होंगे जी, कोई आइडिया है किसी को? नहीं जी, नहीं, 2 लाख हैं, 2 से 3 लाख हैं, बस डेट्स इट। तो सेल्स टैक्स की भी बेतहाशा विजन है पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह से आपको पता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो होती है, इसे कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो। कि जो आपकी जीडीपी है वो, उसके मुकाबले में टैक्सेस की कलेक्शन कितनी आ रही है। तो टैक्सेस की कलेक्शन कितनी है जी पाकिस्तान की, कोई आइडिया है किसी को? पिछले कई सालों से ये 10% या उससे बिलो है। ठीक है, यानी आपकी अगर फॉर एग्जांपल टैक्सेस की कलेक्शन एक्सपेक्टेड है इस साल में 12,970 अरब, तो पाकिस्तान का जो जीडीपी का साइज होगा वो ये होगा जी। ठीक है, 1,29,700 अरब रुपया हमारी जीडीपी है।
और उसमें से 12,000 की जो है वो टैक्सेस की कलेक्शन है। आइडियली जो है, जो बताया जाता है, जो अपने इर्द गिर्द जो आप पाकिस्तान के लेवल की जो कंट्रीज़ हैं, उनमें जो नेबरिंग कंट्री हैं, सॉरी, लेवल की नहीं, हमारे लेवल की तो ऑब्वियसली बहुत ही कम मुल्क हैं दुनिया में आज, स्पेशली जो आजकल हालात हो चुके हैं। तो टैक्स टू जीडीपी जो है वो 15% तक होना चाहिए, 12 से 15%। ठीक है, हमारे यहाँ जो है पिछले 8-10 साल से ये इधर ही है। ठीक, उसकी ऑब्वियसली वेरियस अदर रीजन हैं, वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ते जाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जो टैक्स रेवेन्यू था वो 9252 था, जिसमें 3721 जो था वो डायरेक्ट टैक्स था, और 5531 जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स था। तो ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान में कि इतना बड़ा जंप उन्होंने लगा दिया है। यानी ये 2024 की कलेक्शन है, और इस दफ़ा ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% के करीब रेवेन्यू जो है वो जंप हो जाएगा। ठीक है जी, जो कि अगेन क्या आपके ख्याल में पॉसिबल है पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं इकोनॉमी के? पॉसिबल अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा, अनलेस कि कोई मेरिकल हो जाए। तो फिर इसको कैसे कवर किया जाएगा जी? आपको पता है कि ऊपर से डंडा किसका है? आईएमएफ का। तो इसको कवर करने के लिए फिर सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट आएंगे। ठीक है, लाजमी आएंगे, बल्कि पहला सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट आ भी गया है। उसकी रीज़न ये है कि जो फाइनेंस बिल, जब बजट पेश होता है ना, तो उसको कहते हैं फाइनेंस बिल। ठीक है, ये फाइनेंस बिल जो है, ये पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो प्रेजेंट करता है। और ये इस दफ़ा कब, किस डेट पे पेश हुआ है, जो आइडिया है किसी को? हाँ, 12 या 13 जून को आया था। ठीक है, 12 या 13 जून को ये फाइनेंस बिल आया। अच्छा, ये फाइनेंस बिल जो होता है ना, इसके ऊपर फिर ये फाइनल नहीं होता, ये नेशनल असेंबली में पेश होता है। फिर इसके ऊपर डिस्कशन होती है, डिफरेंट फीडबैक्स लिए जाते हैं डिफरेंट लोगों से, और उसके बाद फाइनली जो फाइनेंस बिल होता है ना, वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ये फाइनेंस एक्ट जो है इस दफ़ा मैं ये इसने बताया हुआ है जी, ये कब अप्रूव हुआ है? 28 जून को। होता क्या है कि ये जो फाइनेंस बिल होता है, इसमें जो थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज होते हैं, डिफरेंट लोगों से एक नॉर्मली कमेटी बनाई जाती है, अगर उसमें किसी प्रोविजन में कोई नॉर्मली वगैरह हो या कोई फर्दर कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई बहुत बड़ी अपेरेंट सी, उस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक करके तो वो फाइनेंस बिल जो है वो अप्रूव हो जाता है और फाइनेंस एक्ट बन जाता है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि जो फाइनेंस बिल आया और जो फाइनेंस एक्ट आया, उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क था। यानी फाइनेंस एक्ट में उन्होंने और टैक्सेस लगा दिए, वो टैक्सेस जो फाइनेंस बिल में थे ही नहीं, वो भी फाइनेंस एक्ट में लगा दिए। जैसे मैं सैलरी की एग्जाम्पल दूँ, कि सैलरी के रेट्स उन्होंने बढ़ा दिए फाइनेंस बिल के अंदर, लेकिन फाइनेंस एक्ट में जाके एक और टैक्स सैलरी वालों पे लगा दिया। वो था टैक्स ऑन टैक्स, कि कोई भी सैलरीड बंदा जिसकी इनकम जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अगर है, तो वो 10% टैक्स और देगा। वो पहले नहीं था फाइनेंस बिल के अंदर। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट और जो टैक्स के रेट्स थे, जो फाइनेंस बिल में कहीं पर जिनका जिक्र भी नहीं था, वो जो है वो उन्होंने फाइनेंस एक्ट में लगा दिए। उसकी रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता दी कि जब उन्होंने फाइनेंस बिल में वो देखा कि भाई इससे तो टारगेट मीट नहीं होगा, उन्होंने फाइनेंस एक्ट में और टैक्सेस लगा दिए। तो ऑलरेडी तो समझ लें, ये जो फाइनेंस एक्ट है बाहर अपेरेंटली या वर्डिंग के हिसाब से तो ये फाइनेंस एक्ट भी है, लेकिन ये समझ लें सप्लीमेंट्री एक्ट है। ठीक है, अब जब क्या होगा कि पूरे साल में ये जो उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है ना, एफबीआर ने, गवर्नमेंट ने, सॉरी, इसकी इंप्लीमेंटेशन किसने करनी है जी, बताएं? ये टारगेट दे दिया जाता है एफबीआर को, एफबीआर के ऑफिसर्स को। एफबीआर का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, और एफबीआर का जो चेयरमैन है वो फिर आगे टारगेट असाइन कर देता है कि भाई लाहौर से इतनी कलेक्शन एक्सपेक्टेड है, इस्लामाबाद को इतना टारगेट दिया गया है, क्वेटा वालों को इतना टारगेट दिया गया है, पेशावर वालों को ये टारगेट दिया गया है, एंड सो। ठीक है, सबसे ज्यादा कलेक्शन आपको पता है कि कराची से होती है। तो और उसके बाद इसकी ना मंथली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है। हर महीने का जो टारगेट होता है, कितना टारगेट था और कितना एक्चुअली अचीव हुआ। अगर आप कभी मीडिया को फॉलो किया हो, न्यूज़ को, उसमें ये फिगर्स रिपोर्ट होती हैं हर महीने की, कि कि जून का टारगेट कितना था, जैसे अगर मैं अभी गूगल कर लूँ तो ये रिपोर्ट हुआ होगा। इसमें उसने बता दिया जी, ये देखें कि भाई हमने तो बहुत बड़ा मार्का बना लिया, अचीव किया है, कि टारगेट हमारा 9,252 अरब रुपए का था, जबकि हमने जो है वो 9,300 एक्चुअली कलेक्ट कर लिया हमने टारगेट से
एक्सीड कर लिया। तो इसी तरह जून की कलेक्शन भी जो है वो, यानी ये हर ये जो टारगेट है, ये आप देखें, ये एफबीआर की साइट पे ऑफिशियली आ रहा है। तो हर महीने एफबीआर जो है वो ये नंबर्स पब्लिश करता है। अच्छा, अब अगर जब इस साल में ये जाएंगे आगे, एक दो तीन चार महीने के बाद जाके, और ये जो टैक्सेस की कलेक्शन है, ये वाली, ये एज पर टारगेट अगर नहीं आ रही होगी, तो क्या करेंगे बताएं? क्या ऑप्शन अवेलेबल है? और आपको मैंने अभी समझा दिया कि क्या कोई और तरीकाकार है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन का? कोई और चीज़ नहीं है टैक्सेस के अलावा। तो फर्दर टैक्सेस लगाए जाएंगे। ठीक है, टैक्स के रेट नॉर्मली गवर्नमेंट का आसान काम यही होता है कि जो 10% दे रहा है उन्हें 12 कर दो, जो 12 दे रहा है उसको 15 कर दो। ये सबसे आसान तरीका है ना, कि जो बंदा ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसी से फर्दर उसको फर्दर निचोड़ लो। जबकि आइडियली क्या होना चाहिए कि जो बंदा टैक्स नेट में नहीं है, यानी जो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दे रहा, उससे लें टैक्स। ठीक है, हमारे यहाँ ऑब्वियसली रिवर्स है। तो जब वो टैक्स फर्दर टैक्सेस लगाए जाएंगे, वो कैसे लगाए जाएंगे? कोई लॉ आएगा तो लगाए जाएंगे ना। तो उसको कहते हैं जी सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट। समझ आ गई जी अब जी? तो ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इस साल, पिछले साल मेरे ख्याल में सिर्फ एक आया था सप्लीमेंट्री, लेकिन अभी से इस साल में मेरे ख्याल में 3 से 4 ये मिनिमम सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट आएंगे। ठीक है, क्योंकि टारगेट जो है वो इन्होंने अनरियलिस्टिक रखा हुआ है। जब अनरियलिस्टिक रखा हुआ है, पूरा नहीं होगा, पीछे आईएमएफ बैठा हुआ है, तो फिर ये और टैक्सेस लगाएंगे। अच्छा, तो वो अगर आप एफबीआर की साइट पे जाए ना, तो उन्होंने डिफरेंट बताया कि सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट 1, फिर 2, फिर 3। वो जिस डेट पे आता है ना, उसके हिसाब से 1 2 3 हो जाता है। जैसे पहला फाइनेंस एक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आता है नवंबर दिसंबर में जाके, तो वो 1 हो जाएगा। दूसरा आता है फरवरी में, मार्च में, तो वो 2 हो जाएगा। इस तरह करके होगा। अच्छा, तो उसकी तरफ आते हैं जी। मैं पहले एक्सपेंडिचर्स की तरफ आता हूँ ना, पहले रेवेन्यू की बात कर लें। अच्छा। अच्छा, फिर एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो 3718 का डिफरेंस है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि, या जो बजटेड है इस दफ़ा, कि ये क्या ये सारे का सारा नए टैक्सेस से आएगा? सोच के बताएं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी बताएं। इंक्रीज इन रेट तो टैक्सेस ही हो गए ना, नया टैक्सेस आ गया ना। नहीं, वो तो तीनों में है ना, कि डायरेक्ट टैक्स में जो इंक्रीज एक्सपेक्टेड है वो ये है, इनडायरेक्ट में ये है, और यानी डायरेक्ट टैक्सेस में 48% इंक्रीज ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में 34% इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो था लास्ट टाइम था 2948। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो ये लोग इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 64% है। तो ये जो एडिशनल टैक्सेस आएंगे ना, इसके अंदर ना 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। ये नहीं होता कि सारे के सारे नए टैक्सेस से आ जाएंगे। पहली तो चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन भी तो होगी ना। तो पहला फैक्टर क्या होगा इन्फ्लेशन का, कि यानी पाकिस्तान में आप पिछले 2 3 साल से अगर देख लें, तो एवरेज जो इन्फ्लेशन है वो 40% के करीब चल रही है। तो जब इन्फ्लेशन होगी, एक चीज़ जो पहले 100 रुपए की मिल रही थी, वो अब अगर 200 की हो जाएगी या 150 रुपए की हो जाएगी, तो उसके ऊपर 100 रुपए के ऊपर पहले आपको 18 रुपए का सेल्स टैक्स आ रहा था, 150 रुपए के ऊपर अब आपको 27 रुपए का सेल्स टैक्स आ जाएगा। तो समझ आ गई? तो इन्फ्लेशन से टैक्सेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाते हैं ना। चाहे आप टैक्सेस ना भी लगाए नए, अगले साल आपका टैक्स का रेवेन्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये 3700, ये भी मीडिया में लोग ऐसी शोर मचाते हैं। जो सही बात है वो तो ऑब्वियसली सही करनी चाहिए। अगर ये बजट बजट जो है इस दफा मेरे ख्याल में वर्स्ट है अपनी हिस्ट्री का पाकिस्तान की, लेकिन ये सारे का सारा जो टारगेट है 3700 का, तो ये नए टैक्सेस से नहीं होना। एक तो इसके अंदर इन्फ्लेशन का एलिमेंट आएगा, यानी आपकी सैलरी पहले लाख रुपए थी, इस दफा कंपनी ने या गवर्नमेंट ने इस दफा 25% का इंक्रीमेंट लगाया है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट की, प्राइवेट में तो ऑब्वियसली वेरी करता है। 25% का इंक्रीमेंट या 20% का अगर इंक्रीमेंट लगा दिया है, तो जिस बंदे की सैलरी पहले लाख रुपए थी वो 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देता था। अब उसकी सैलरी सवा सवा लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए हो गई है, तो ऑब्वियसली टैक्स भी तो ज्यादा देगा ना वो, या स्पेंडिंग भी तो ज्यादा करेगा ना। तो एक तो इम्पैक्ट इसमें इन्फ्लेशन का आता है। दूसरा क्या आता है जी बताएं? बताएं जी, कोई आइडिया किसी को? गवर्नमेंट बनाती है, जो भी गवर्नमेंट इंचार्ज होती है वही बनाती है ना बजट। वो है जी जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ कैसे मेजर होती है किसी भी मुल्क की? यही मैं इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली आपको पढ़ाने ला शुरू हो गया हूँ, मैं उसमें जाऊंगा नहीं डिटेल में, आपको सबको वैसे पता होना चाहिए। बता बेसिक सी चीज़ें जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। कैसे होती है जी?
आप सब लोगों को वैसे मेरे से ज़्यादा पता होना चाहिए, बताएं जी। कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी ग्रोथ आई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ आई, सर्विस सेक्टर में इतनी ग्रोथ आई, आईटी सेक्टर इतने परसेंट से ग्रो किया, एंड सो ऑन। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा मेन उसके अंदर होता है, एंड सो फोर्थ। तो जब मैन्युफैक्चरिंग की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, या सर्विस आपकी सीए की फर्म की एग्जांपल ले लेता हूँ, कि ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 3 से 4% जीडीपी हमारी ग्रो करेगी। पता नहीं कैसे करेगी ग्रो, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो हालात इस वक्त लोगों के हो चुके हैं मार्केट में, वो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, पर इसमें शायद लिखा होगा। ये देखें, ये उसने लिखा हुआ है जी कि 2025 में गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट किया है कि हमारी जीडीपी जो है वो 3.6% से ग्रो करेगी। ठीक है, तो जीडीपी किसी भी मुल्क में वो कैसे ग्रो करती है, जो आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के लिए, वो ग्रो करेंगे तो ये ग्रो करेगी ना। तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, या सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा, या आईटी सेक्टर ग्रो करेगा, उसका क्या मतलब है जी, बताएं। एक मैन्युफैक्चरर है, एंग्रो वाला है, एंग्रो फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल उसका प्रॉफिट 1 अरब रुपया था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब जब वो 5% से या 10% से ग्रो करेगा, या 3% से ग्रो करेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा जी। ग्रो का मतलब यही है ना कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। ये सर्विस सेक्टर है, तो जब वो ग्रो करेगा तो क्या एडिशनल टैक्सेस नहीं आएंगे। टैक्स का रेट वही है, कोई नया टैक्स पेयर नहीं आ रहा उस टैक्स नेट के अंदर। जितने टैक्स पेयर लास्ट टाइम थे 4 मिलियन, उतने ही इस दफ़ा हैं। टैक्स का रेट भी बिल्कुल वही है। फिर भी टैक्स ग्रो करेगा ना आपका अगले साल, अगर आपकी जीडीपी ग्रो हो रही है। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर इस 37 के अंदर जो है वो जीडीपी ग्रोथ का है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है जी, न्यू टैक्सेस। तो ये हर साल ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन एक जनरल सी कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो मेरे ख्याल में ये जो न्यू न्यू टैक्सेस हैं, ये लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये जो होंगे ना 37 में, मेरे ख्याल में 1500 से 1800 बता रहे हैं कि 1500 से 1800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। और इसके अलावा जो बाकी का 2 अरब रुपया है ना, वो इन दो फैक्टर से अचीव हो जाएगा, इन्फ्लेशन से और जीडीपी से। समझ आ गई जी बात की, आगे चलें। अच्छा, इसके बाद आप मुझसे से बाद में करूंगा जी, क्योंकि अब हमारा मेजर जो चीज़ रेवेन्यू वाली थी मैंने आपको समझा दी। अब आप एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाएं, तो देखें, मैं ख्याल में 9 बजे तक जितना होता है ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये। कि एक्सपेंडिचर में सबसे पहली पेमेंट जो अभी सब लोग आप बता रहे हैं, वो है जी इंटरेस्ट की। कितनी पेमेंट है? 9,775 अरब। यानी हमारा फेडरल गवर्नमेंट को 10,000 अरब रुपया आना है पूरे साल में, जिसमें से 10 का 10 ही समझ लें, जो आपने कर्जे लिए हुए हैं ना ओवर द ईयर्स, पिछले 70-75 सालों में, उसका जो सूद है, जो मार्कअप है, वो आपने पे करना है। पीछे कुछ भी नहीं बच रहा, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही होनी है। तो अब आप खुद सोच के बताएं कि क्या एज अ कंट्री कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। यानी वो एक विशियस सर्कल है जिसमें उन्होंने जकड़ लिया है वो आपको ना, आईएमएफ ने। और ऊपर से आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटॉमिक में वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो एटमी ताकत है। तो फिर अब आप खुद ही से देख लें कि क्या हालात हो रहे हैं हमारे, या क्या होंगे फ्यूचर में हालात। कोई शायद मेरिकल हो जाए तो उससे शायद कोई बचत हो जाए कुछ सालों के लिए। तो सबसे मेजर पेमेंट इसके अंदर इंटरेस्ट की है जी। प्रिंसिपल तो रहता है ना, प्रिंसिपल कैसे पे होता है आप खुद बताएं, कहाँ से पे होगा? एनएम, खुद सोच के बताएं। जब रेवेन्यू जो है, जो इंटरेस्ट है, वही सब कुछ रेवेन्यू को खा जाता है। और तो पीछे जो लोन की रीपेमेंट करनी है वो कहाँ से करनी है? वो नहीं पे कर सकते, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? हाँ, तीसरे से लेके दूसरे को पे कर देते हैं, चौथे से लेके तीसरे को पे कर देते हैं। अगर नहीं लेंगे, या रोल ओवर हो जाता है, तरले मिलते करके 2-3 मुल्क जो हैं वो रोल ओवर कर देते हैं। या अगर आप पे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी अगर हम आईएमएफ का लोन हमें नहीं मिलेगा, आईएमएफ एक किस्त नहीं देगा एक कर्जे की, तो क्या होगा जी? डिफॉल्ट हो जाएगा। सामने ही आपके सारी सिचुएशन, बैलेंस शीट मैंने आपको बना के बता दी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बता दिया कि। तो अभी तो आप देखें ना, अभी तो हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, लोन की रीपेमेंट तो बहुत दूर की बात है। हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वही सारे का सारा बजट खा जाता है। पीछे जो बाकी की आपकी चीज़ें हैं वो तो अभी आई नहीं इसके अंदर, वो इसने इधर लिखी तो हुई हैं, ये देखें। फिर एक और बड़ा मेजर शेयर आपको भी पता है, वो ये डिफेंस का है, 2122। ये दूसरा मेजर शेयर है। यानी आर्मी का जो बजट है वो 2,000 अरब रुपया है। ठीक है, फिर उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें बच जाती हैं, वो ये नीचे आ रही हैं जी।
कि इतनी सब्सिडी देनी है। जैसे वो आज उन्होंने अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने कि जो 200 यूनिट से नीचे वाले हैं उनके लिए बिजली का रेट कम होगा। तो जब बिजली का रेट कम होगा तो वो कैसे होगा कम? जो कंपनियां बनाने वाली हैं बिजली, वो थोड़ी सस्ती बेचेंगी, वो तो उसी रेट पे बेचेंगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडी पे कर देगी। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी पे करेगी, वो कहाँ से करेगी पे? वो आपके और मेरे टैक्सेस से ही करेगी ना पे। इन्होंने पल्ले से थोड़ी पे करना किसी ने भी। तो 13,063 रुपए की सब्सिडीज हैं। बाकी अदर्स में 3,900, जिसमें वो पीएसडीपी आ जाती है कि भाई इतने जो है हम सड़कें बनाएंगे, इतनी रोड्स बनाएंगे, इतनी मोटरवे बनाएंगे, इतना जो है वो हेल्थ सेक्टर पे खर्च होगा, इतना जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे खर्च होगा, इतना जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे खर्च होगा एंड सो ऑन। इस तरह से कर कर आके टोटल जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं जी वो 17,203 है प्रोजेक्टेड। 17,203। पीएसडीपी होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें आपका ये जो रोड्स बनती हैं, रिंग रोड बनती है जिसके ऊपर आप वोट देते हैं, आपके गली मोहल्ले की सड़कें बनती हैं, वो फ्री में थोड़ी बनती हैं, या वो ये अपने पल्ले से थोड़ी बनाते हैं, ये भी हमारे टैक्सेस से बनते हैं। तो तो ये बैलेंस फिगर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से करके इस साल में हमारा जो डेफिसिट आ रहा है जी वो ये है। तो हमारे तो खर्चे ही मीट नहीं हो रहे, लोन की रीपेमेंट तो दूर की बात है। ठीक है, ये 6,826 अरब रुपए का इस दफा सरप्लस एक्सपेक्टेड है। प्लस इसमें उन्होंने बता दिया कि जिस तरह गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस को शेयर देती है, इसी तरह से उन्होंने कुछ रिवर्स भी रखा होगा। तो कुछ प्रोविंशियल का जो सरप्लस बच जाएगा ना, वो फेडरल को आ जाएगा। तो इतना उनका बच जाएगा जी वापस 600 या 1,217। तो सॉरी, 18,877 था एक्सपेंडिचर, मैंने कम लिख दिया। 18,877। तो 8,500 का डेफिसिट है जी, जिसमें से वो कहता है जी 1,217 जो है वो प्रोविंसेस के पास पैसे जो उनको हम दे रहे हैं ना, या वो जो वो खुद कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रोविंसेस वाले जो हैं वो सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस कलेक्शन करते हैं। इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है या जो कुछ और छोटे मोटे टैक्सेस हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं। तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसके बाद अपने एक्सपेंडिचर उसमें से मीट करती है और बाकी का उनका सरप्लस बच जाता है। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेवल पे 1,217 अरब रुपया बच जाएगा, वो वापस फेडरल को आ जाएगा। तो वो सरप्लस आ गया जी प्रोविंशियल का 1,217। तो पीछे जाके हमारा नेट जो डेफिसिट है जी वो ये है। ये नेट डेफिसिट अब आपने मीट करना है तो कैसे करेंगे जी मीट? बताएं। हाँ, कर्जे लेंगे। लोकल बैंकों से कर्जे, आप देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पता नहीं कितने 100 अरब रुपए का जो कर्जा है वो लोकल बैंकों से लिया हुआ है। जो बाहर वाला खर्चा है, आसान हो जाएगा।
जी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर की फिगर्स कुछ मैच नहीं कर रही, बहरहाल हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि अब ये जो डेफिसिट आएगा ना, ये कैसे मीट होगा। ये देखेंगे, उसने ब्रेकअप बताया हुआ है यहाँ पे ना, कि आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। कर्जे कुछ आप फॉरेन कर्जे लेते हैं, कुछ आप लोकल कर्जे भी लेते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम IMF से या वर्ल्ड बैंक से ही लोन लेते हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ी मकरूज है लोकल बैंकों की। लोकल बैंकों से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा, लोकल बैंकों से भी और पब्लिक से भी बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। और वो भी कर्जा जो है वो, अगला अगला कर्जा लेने के लिए क्या करना पड़ता है जी बताएं। पिछला कर्जा सॉरी पे करने के लिए क्या करना पड़ता है। नया कर्जा लेना पड़ता है। ये जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, स्कूक्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, आप में से किसी ने अगर कभी बैंक का ऑडिट किया हो या फ्यूचर में करें तो गौर से देखिएगा बैंक की बैलेंस शीट। बैंकों ने कितने पैसे गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। कोई 1 साल का लोन दिया हुआ है, ट्रेजरी बिल्स में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है। बैंकों ने कितने कितने अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट के बिल्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। वो ये लोन ही है ना सारा, जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है इनसे। इधर गया यार, अभी इधर आया था ब्रेकअप। ये उसने बताया हुआ जी, ये देखें। ये जो डेफिसिट है, डेफिसिट की फिगर से आपने नहीं होना। इसमें डोमेस्टिक बैंकों से इतने पैसे लेने हैं, लोन लेना है। नॉन बैंकों से सॉरी, बैंकों से इतना अरब रुपया लेना है, फॉरेन से 5,600 अरब रुपया लेना है, प्राइवेटाइजेशन से 30 अरब रुपया आएगा, और प्रेगनेंसी से तो ये इस तरह से जाके डेफिसिट हमारा मीट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा डेफिसिट दिखाया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाली फिगर ज़्यादा ठीक है जो मैंने आपको पहले बताई है, ये वाली। ये वाली, सॉरी ये वाली, ये वाली ठीक है जी। तो ये है जी एक जनरल सा ओवरव्यू। अच्छा, एक आखिरी बात जी इसके अंदर, कि कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या पाकिस्तान में फॉर दैट मैटर कोई भी अगर लॉ है तो उसको बनाने के लिए कौन सी रेलिवेंट अथॉरिटी है जी। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या कौन कौन लोग आते हैं। नेशनल असेंबली, जो आपका लोअर हाउस है, प्लस सेनेट। तो अब एक्ट में और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क होता है जी, कोई आइडिया है किसी को। कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में आपने पढ़ा होगा वैसे तो, या मार्केटाइल लॉ वगैरह में। बताएं जी। या टैक्स भी आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कैफ लेवल का। जब पार्लियामेंट जो है वो होती नहीं है। यानी 2001 में क्या था कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट तो थी ही नहीं। उस वक्त मार्शल लॉ था, उस वक्त मुशर्रफ जो था वो था इंचार्ज। पार्लियामेंट को उसने मुअत्तल किया हुआ था। इसी तरह से अगर आपको याद हो, जो पुराने वाला कंपनीज ऑर्डिनेंस था, अब तो कंपनीज एक्ट हो गया है ना 2017, उससे पहले क्या था। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, हमने तो वही पढ़ा हुआ है अपने CA के दोनों सब्जेक्ट्स में। आप लोग में हमें 2017 पढ़ रहे होंगे। तो 1984 जो था, उस वक्त भी मार्शल लॉ था, जयाउल हक वाला। तो जब पार्लियामेंट ना हो इन एक्शन या इन चार्ज, तो फिर जो प्रेसिडेंट होता है ना वो ऑर्डिनेंस पास करता है। ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट हो इन चार्ज तो फिर क्या चीज़ बनती है जी, हमेशा एक्ट बनता है। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। हैं दोनों जो है वो एक किस्म का लॉ। फिर मैंने आपको एक और चीज़ आज बता दी, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट, ये हर साल जो ये जो लॉज बन चुके हैं, इनमें अगर कोई चेंज करनी हो हर साल, तो फाइनेंस एक्ट आता है। जो पहले फाइनेंस बिल होता है, और फिर जब वो अप्रूव हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट में एक चीज़ है कि फाइनेंस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। इसमें सेनेट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता। उसकी रीज़न बेसिकली पता क्या है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है ना, और उसकी रीज़न सॉरी ये है कि जो नेशनल असेंबली है और सेनेट है, इनके जो इलेक्शन है ना वो इकट्ठे नहीं होते। यानी जो एक जनरल इलेक्शन होते हैं ना, जिसमें आप और मैं वोट देते हैं, उसके थ्रू जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं ना वो नेशनल असेंबली में आते हैं। और उसके बाद नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स मिलके एक इलेक्शन होते हैं उनके, जिसमें वो लोग वोट करते हैं, और उसकी बेस पे जो बंदा अपॉइंट होता है ना वो क्या बनता है जी, सेनेटर। तो सेनेट के जो इलेक्शन है ना वो बाद में होते हैं, नेशनल असेंबली के आने के बाद। मेरे ख्याल में इस दफा भी शायद हो गए हैं शायद, या होने वाले हैं। हाँ। तो इस तरह से होता है। तो अब अगर एक नई गवर्नमेंट है, वो चाहे 2/3 मेजोरिटी से ही विन करके नेशनल असेंबली में आ गई हो,
सेनेट में हो सकता है उसके पास मेजोरिटी ना हो, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन तो 3-4 साल पहले हुए हुए होंगे। तो अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाता कि जो बजट है वो नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से अप्रूव करवाना है, तो फिर पॉसिबल था कि बजट अप्रूव ही ना होता। तो सेनेट में अगर उनकी मेजोरिटी है ही नहीं तो कैसे कराएंगे अप्रूव? समझ आ गई बात की? इस वजह से उन्होंने फाइनेंस एक्ट में ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि फाइनेंस एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से अप्रूवल होता है। सेनेट में डिस्कशन जरूर होती है, आपने मीडिया पे सुना ही होगा पिछले दिनों के, वो जो सेनेट का चेयरमैन है, क्या नाम है यार उसका, नक्शा नाम भी आता है, सेनेट का चेयरमैन नहीं बल्कि वो जो है सेनेट का जो जो फाइनेंस कमेटी का हेड है, पीपल्स पार्टी का है, मांडवी वाला, सलीम मांडवी वाला, वो एमी रंगबाजी लगाने के लिए टीवी पे आ जाता था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जबकि फाइनेंस एक्ट जब आया तो उसमें पता चला उसने और टैक्सेस भी लगा दिए। तो वो सेनेट में डिस्कशन जरूर होती है बजट की, लेकिन सेनेट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है जी। अब हम यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने पढ़ना है, ये मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ये वाला, ये जो मैंने आज आपको जहाँ से पढ़ाया है ना, ये आईजीआई की एक रिपोर्ट है। ऑब्वियसली अगर आपने नहीं पढ़नी तो ना पढ़ें, जितना मैंने आपको बताया यही काफ़ी है, लेकिन अगर आप अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं ये आपसे ग्रुप में शेयर कर लूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई इशू है तो बताएं जी। ठीक है, अब हम ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हम सेल्स टैक्स एक्ट स्टार्ट करते हैं। जी जी, फाइनेंस एक्ट जो होता है ना वो आती ही, उसमें लिखा ही ऐसे होता है कि जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए। 15 मिनट्स की ब्रेक होगी सिर्फ, उससे पहले ये मैं एक चीज़ दिखा दूँ इसको कि इस दफा वाला जो जो फाइनेंस एक्ट है ना, वो मेरे ख्याल में एफबीआर की साइड पे, पता नहीं उन्होंने रखा है या नहीं रखा अभी। नहीं नहीं, आई कैब वगैरह का कोई नहीं कराते जी, आई कैब वाले अपने 200 पेजेस की रिकमेंडेशन बना देते हैं, आई कैब की कोई वर्थ नहीं है। ये है जी फाइनेंस एक्ट, यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे पड़ा फाइनेंस एक्ट 2024। तो ये देखें, इसमें किस तरह से चेंजेस आती हैं। ये तो स्टैम्प एक्ट है ना, इसको छोड़ दें। जैसे ये देखें कि सेल्स टैक्स एक्ट में क्या क्या चेंजेस आई हैं, उसने बताया हुआ है कि इन सेक्शन 2, यानी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का जो सेक्शन 2 है ना, वहां पे जाके जो क्लॉज 3 है एसोसिएटेड या एसोसिएटेड पर्सन की, उसको इस डेफिनेशन से सब्सिट्यूट कर दो। यानी फाइनेंस एक्ट आता ही इस तरह से है कि जो मेन एक्ट होता है ना उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं उसने बताई होती हैं, तो वो एक्ट उन चेंजेस से फिर रिलीज हो जाता है, ठीक है। उसने आगे बताया हुआ जी जो क्लॉज 4 है वहां पे सेल्स टैक्स एक्ट में, उसमें बोर्ड की जो डेफिनेशन है ना वो वहां से खत्म करके उसकी जगह ये वाली डेफिनेशन लिख दो। फिर उसने बताया हुआ जी कि जो क्लॉज 14 है उसकी जो सब क्लॉज डी है, उसमें जहां पे पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, उसके बाद तुम ये वर्ड लिख दो आगे। इस तरह से चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस एक्ट में जो चेंजेस आती हैं वो लॉ में इंकॉर्पोरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम ब्रेक कर रहे हैं जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी, आवाज़ आ रही है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं जी सेल्स टैक्स से। अच्छा, सेल्स टैक्स में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो टेस्टिंग पेपर में कर किस तरह से रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने या मैंने फिर आपको प्रिपेयर करवाना है और आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, जब तक आपको यही आइडिया नहीं होगा कि कोई भी रेलिवेंट जो टॉपिक है वो एग्जामिनर पेपर में टेस्ट करता किस तरह से है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सेल्स टैक्स में से ना दो क्वेश्चंस तो मस्ट हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है ना वो न्यूमेरिकल का होता है, कवरिंग ऑल सेल्स टैक्स। ठीक है, जिसमें एक्ट भी है, रूल्स भी हैं, एसआर वगैरह भी हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो न्यूमेरिकल होता है ना, ये जनरली 20 मार्क्स का होता है, 20 से 22 मार्क्स का, या 18 से 22 नंबर कर ले, इस तरह से होता है। ये एक सबसे मेन क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर, अलॉन्ग विद वन न्यूमेरिकल फ्रॉम इनकम टैक्स। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये वही बंदा कर सकता है जी जिसने सारे का सारा जो लॉ है वो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन जो होता है जी वो सिनेरियो बेस्ड होता है। सिनेरियो बेस्ड में क्या होता है कि वो आपको 2 3 या 4 सिनेरियोज दे देता है और आपसे कहता है जी कि इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड द रेलिवेंट रूल्स मेड देयर अंडर, डिस्कस द सेल्स टैक्स implications ऑन द अबव सिनेरियोज। तो उसमें आपको फिर डिस्कशन करनी होती है, जो मैंने आपको कल बता रहा था। ये नॉर्मली 12 से 15 नंबर इसके होते हैं जी। तो इस तरह से करके ना तकरीबन 30 मार्क्स बन जाते हैं, 30 से 35, 30 के करीब, 30 से 32। तो ये दो क्वेश्चंस तो मैं मस्ट हैं जी, ये हर सूरत में आते हैं। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि वो जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है एग्जामिनर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने एफईडी वाले एरिया को सेल्स टैक्स के साथ कंबाइन कर दिया हुआ है, तो किसी अटेम्प्ट में वो एफईडी का क्वेश्चन पूछ लेगा और किसी अटेम्प्ट में वो सेल्स टैक्स का ही पूछ लेता है, सेल्स टैक्स का सिनेरियो बेस्ड। ठीक है, जो कि 8 से 10 नंबर का होगा। तो इस तरह से करके ये 40 मार्क्स आपके बनते हैं। यानी दो क्वेश्चंस तो मस्ट हैं 30 मार्क्स के, और तीसरा जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे मैं आपको पिछला पेपर अगर दिखाऊं, जो पिछली अटेम्प्ट में आया है, तो इसमें ये देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना कागज लिमिटेड के नाम से, ये 21 नंबर का न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, और एक जो दूसरा क्वेश्चन आया है इसमें, वो ये 12 नंबर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। 4 नंबर का ये है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ये सेल्स टैक्स का आया है, और 8 नंबर जो है वो उसने एफईडी का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो 12 और 21, यानी 33 मार्क्स जो हैं वो पिछली दफ़ा पेपर में इनडायरेक्ट टैक्सेस से आए हैं। अच्छा, पिछली दफ़ा शायद उसमें कोई एक और क्वेश्चन तो नहीं आया होगा। ये 7 नहीं, तो ये तो एथिक्स का है। और 25, हाँ, इसका मतलब है कि पिछली दफ़ा जो है वो 33 मार्क्स की जो टेस्टिंग है वो सेल्स टैक्स से हुई है, जबकि 7 मार्क्स जो हैं वो उसने एथिक्स के पूछे हैं, ये वाले 40 हो गए, और बाकी के जो 60 मार्क्स हैं ना पिछली दफ़ा वो इनकम टैक्स में से आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके वो रेशो जो है वो चेंज होती रहती है। उससे पिछले पेपर में अगर मैं चला जाऊँ, तो उससे पिछली अटेम्प्ट में ना 2 पेपर हुए थे। मेरे ख्याल में लाहौर में क्या हुआ था कि वो कंप्यूटराइज फर्स्ट टाइम था, तो वो लाहौर में ना वो चला ही नहीं था इंटरनेट। उसकी वजह से लाहौर के अलावा बाकी सारे सेंटर्स में तो पेपर हो गया था, लेकिन लाहौर का पेपर फिर कैंसिल हो गया था और फिर लाहौर का अलहदा से हुआ था। तो पिछली उससे पिछली अटेम्प्ट में 2 पेपर आए थे। ठीक है, इसलिए 2 पेपर आपके पास अवेलेबल है, मैं इधर ही सेव कर लेता हूँ। तो उसमें अगर मैं पेपर 1 ओपन करूँ, तो पेपर 1 में अगर आप देखें तो
ये देखें, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4 + 5 9, 9 मार्क्स का जो है वो एक सेल्स टैक्स का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। 22 मार्क्स का जो है वो न्यूमेरिकल आया हुआ है, प्लस इसी न्यूमेरिकल में उसने 3 मार्क्स जो हैं वो सिनेरियो बेस्ड के डाल दिए। यानी तकरीबन 12 नंबर जो हैं वो सिनेरियो बेस्ड के हैं और 22 मार्क्स जो हैं वो न्यूमेरिकल के हैं। तो इस तरह से करके 34 मार्क्स या 35 मार्क्स जो हैं वो सेल्स टैक्स से उसने पूछे हुए हैं। जबकि जो पेपर नंबर 2 है उसमें भी ऐसे ही हुआ होगा। उसमें 4 मार्क्स का ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है ऊपर। फिर 4 मार्क्स का ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, 4 और 4 8। 5 नंबर का ये है 9, 3 नंबर का नीचे एक और सिनेरियो थे, 3 सिनेरियोज हैं इसके अंदर। तो ये 8 और 4 12 और 4 16 नंबर सिनेरियो बेस्ड के हैं और 18 नंबर जो हैं वो न्यूमेरिकल के। तो अब आप देख लें हिस्टोरिकली पिछले 3 पेपर्स में तकरीबन 35 मार्क्स जो हैं वो सेल्स टैक्स के पूछ रहा है और 60 मार्क्स जो हैं वो इनकम टैक्स के पूछ रहा है और 5 जो नंबर हैं वो एथिक्स का क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछता है। ठीक है, कुछ पेपर इससे पहले पहले अगर आप चले जाएं वो मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको सेल्स टैक्स का जो पोर्शन है वो 40 मार्क्स का भी मिल जाएगा। ये पिछले 2 पेपर से या पिछली 2 अटेम्प्ट से वो 35 मार्क्स सेल्स टैक्स और बाकी के जो 60 और 5 मार्क्स हैं वो एथिक्स और इनकम टैक्स से पूछ रहा है। ठीक है, एक तो आपको बताने का पर्पज ये था, ये दिखाने का। दूसरा बेसिकली आपको बताने का पर्पज ये था कि अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इसमें आपने याद कोई चीज़ नहीं करनी। इसमें आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है और सबसे जो मेन चीज़ इसके अंदर है ना वो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपसे 1-2 हफ्ते के बाद शेयर कर लूंगा। ये वाले नोट्स अभी पुराने हैं, मैंने अभी अपडेट नहीं किए। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा तो ये नोट्स भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने एक मटेरियल बनाया हुआ है सेल्स टैक्स का, जिसमें ये इसमें ना टोटल सेल्स टैक्स के 43 एक दो इस दफ़ा ऐड कर लूंगा मैं, तो 45 के करीब समझ लें इसमें क्वेश्चन हैं। ये जो 45 क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन के ABC पार्ट भी होंगे तो वो 45 समझ लें 60 हो जाएंगे। जी जी, बुक के अंदर होंगे। जब तक मैं आपको बताया था कि बुक अवेलेबल नहीं होगी, सेल्स टैक्स के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि महीना डेढ़ सेल्स टैक्स पे लगेगा, 1-1.5 महीना। और उतनी देर में ही किताब आएगी। किताब इतनी जल्दी अभी नहीं आएगी, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि अभी तो मैंने उसकी अपडेशन कर रहा हूँ। तो अपडेशन के बाद वो बुक पब्लिकेशन में जाती है, उसकी पब्लिशिंग पे भी 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। तो अभी टाइम लग जाएगा किताब पे। तो सेल्स टैक्स के जो नोट्स होंगे एक आधे हफ्ते के बाद मैं आपसे प्रॉबली नेक्स्ट वीक के एंड तक आपसे वो मैं शेयर कर लूंगा, उसमें ये क्वेश्चंस भी कर लूंगा। प्लस मैंने सेल्स टैक्स पढ़ाने के लिए एक समरी बनाई हुई है, जितने भी आपके रेलिवेंट लॉज मैंने आपको बताए हैं ना, वो मैंने एक समरी में कंसाइज करके, ये समरी है जी, ये तकरीबन 39 पेजेस के। बस ये अगर हम पढ़ लें तो हमारा सेल्स टैक्स कवर हो जाता है। ठीक है, ओपन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा। यहाँ से आपको मैं पढ़ाऊंगा सेल्स टैक्स की समरी से, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम साथ साथ जितने क्वेश्चंस हो सकते होंगे क्लास में वो कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जब सेशन सेल्स टैक्स का एंड होने वाला होता है ना, तो वो फिर एक वीक जो होता है ना, उसमें मैं आखिर पे जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं ना, 5 6 7 8 न्यूमेरिकल, वो मैं आपको क्लास में करवा देता हूँ। ठीक है, प्लस साथ साथ जो भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट होता है वो अगर कहीं पेपर में मुझे याद आ जाए कि उसने इधर पूछा था, तो वो पेपर से जाके भी, ये क्वेश्चन से जाके भी साथ साथ बताता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं क्लास के अंदर ये 45 के 45 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवा दूँ। इन 45 में से मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा दूंगा या करवा सकता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब अगर सेल्स टैक्स में 45 डेज लगने हैं तो देखिए 45 ही सवाल हैं। तो रोज़ का अगर आप एक क्वेश्चन भी करते जाए ना, तो रोज़ का एक क्वेश्चन करने का मतलब कि एक दिन में मैक्सिमम आपने 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटे में क्वेश्चन हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो आप इन 1.5 महीनों के अंदर आपका सेल्स टैक्स 100% कवर हो जाएगा। और ये जो 35 मार्क्स हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं ये 35 मार्क्स करके ही पास हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद अटेम्प्ट्स में सेल्स टैक्स का जो एरिया है वो बड़ा आसान आ जाता है। जैसे पिछली अटेम्प्ट में भी सेल्स टैक्स बहुत आसान आया है। तो यानी पिछली अटेम्प्ट में 34-35 नंबर सेल्स टैक्स के हैं, उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो है 25-30 नंबर ले लेंगे। ठीक है, हाँ वो मैं आपको बता दिया करूंगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हम सारी की सारी समरी ना पढ़ लें। तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको डेली बेसिस पे बता दूं कि आज ये क्वेश्चन कर लें या ये कर लें। बहरहाल जो मैं क्लास में करवाऊंगा बस आप वही करते रहिएगा, लेकिन वो जरूर कर लीजिएगा जो मैं क्लास में करवाऊँ या बताऊँ। ठीक है, तो इस तरह से करके ये आपका सेल्स टैक्स मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर हो जाएगा आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा इसमें अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आपने तो इतनी लंबी चौड़ी कल हमें कहानी सुनाई थी कि सेल्स टैक्स के रूल्स भी हैं इसके अंदर, 200 पता नहीं कितने रूल्स हैं, 250 प्लस पता नहीं कितने, 1400 1500 SROs आपने बताए, सर्कुलर बताए। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं जी सिर्फ 39 पेजेस की समरी है। तो देखें आपका जो पेपर है ना वो है ओपन बुक। ओपन बुक में एग्जामिनर ने वही चीज़ सिर्फ पेपर में टेस्ट करनी है जो कंसेप्चुअल है। ठीक है, जिस तरह SRO के बारे में कल मैंने आपको बताया था ना कि कुछ SRO जनरल हैं कुछ स्पेसिफिक है, इसी तरह से इनकम टैक्स में, बल्कि स्पेशली जो इनकम टैक्स के रूल्स है ना, रूल्स में ज्यादातर जो चीजें हैं ना वो है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब सिंपल वर्ड्स में थ्योरेटिकल, कि रिटर्न कैसे फाइल होनी है, किस किस बंदे ने क्या क्या फॉर्म फाइल करना है। अब ये जो रूल्स हैं
जो 250 के करीब सेल्स टैक्स में है, 250 के करीब इनकम टैक्स में है, इसमें से 2 4 5 6 रूल्स ही हैं जो जो कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट व्यू से पढ़ने की जरूरत है। जो बाकी के रूल्स हैं ना वो सारे के सारे थोरेटिकल हैं। ठीक है, तो वो एग्जामिनर आपसे फाइनल लेवल में इस वजह से टेस्ट नहीं करता कि वो एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा तो आप एज इट इज किताब खोल के जवाब दे देंगे, बुक आपके पास अवेलेबल है, बल्कि अब तो ऑनलाइन है, आप तो आप कॉपी पेस्ट कर देंगे वहां से। तो इस वजह से, और इसी तरह से एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो प्रोसीजरल नेचर की हैं। कमिश्नर अपील में अपील कैसे करते हैं, ट्राइब्यूनल में अपील कैसे करते हैं, हाईकोर्ट में क्या तरीकाकार है, या रिकवरी का क्या तरीकाकार है टैक्स की, तो वो भी चीज़ें एज इट इज़ अगर एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछेगा तो वो आप रिप्रोड्यूस कर देंगे किताब खोल के, एक्ट खोल के। तो वो वाली चीज़ें एग्जामिनर पेपर में टेस्ट नहीं करता, मैं भी क्लास में नहीं पढ़ाता, और ये जो समरी है इसमें भी नहीं आ रही। ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि पेपर चूंकि ओपन बुक है तो वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो इस समरी में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट व्यू से वो सारी चीज़ें डाली हुई हैं जो एग्जामिनर पेपर में न्यूमेरिकली या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू टेस्ट कर रहा है। ठीक है, आपको मैंने दिखा भी दिया पेपर, आप इससे पिछले भी 4 5 पेपर उठा के देख लें, उनमें भी सेल्स टैक्स की टेस्टिंग ऐसे ही हो रही है। कोई थ्योरी का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, या प्रोसीजरल नेचर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, या वो आपको न्यूमेरिकल बना के देता है, या वो आपसे 2 3 सिनेरियोज बना के उन पे सेल्स टैक्स की इंप्लीकेशन पूछ लेता है। तो पेपर के पॉइंट व्यू से अगर आपने आंसर करने हैं वो 2 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, तो उसके लिए ये जो समरी हमने बनाई हुई है ना, मैंने सिर्फ हम ये पढ़ेंगे, प्लस इस समरी से मैं आपको रेलिवेंट जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले होंगे वो करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से करने से ये आपका जो सेल्स टैक्स का एरिया है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोसीजरल नेचर की चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो रूल्स में हैं या जो सेल्स टैक्स के एक्ट में है, वो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जनरली उनमें से टेस्टिंग नहीं करता। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रीफली सा ओवरव्यू दे दिया सेल्स टैक्स का। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। और किसी भी लॉ में ना जो सबसे मेन सेक्शन होता है ना किसी भी लॉ में या किसी भी एक्ट में, वो स्कोप ऑफ टैक्स का सेक्शन होता है, जिसे चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं। कि उस लॉ में या उस सेक्शन के अंदर, यानी वो जो स्कोप ऑफ टैक्स वाला सेक्शन होता है ना, वहां पे उसने बताया होता है कि भाई ये जो टैक्स है ना, ये मैं ये मैं किस पे लगाना चाह रहा हूँ, किस बंदे पे ये लगेगा, किस रेट पे लगेगा, किस टाइम पे लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो उसने स्कोप ऑफ टैक्स पे लिखी होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल्स टैक्स का जो स्कोप ऑफ टैक्स का सेक्शन है जी, वो सेक्शन 3 है, जिसे चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं, जिसमें वो कहता है जी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, there shall be charged, levied and paid a tax known as sales tax at the rate of 18% of the value। तो वो जो मैंने आपको कल बताया था कि सेल्स टैक्स जो है वो उसका जो रेट है वो 18% है, वो कहाँ लिखा हुआ है, वो स्कोप में लिखा हुआ है। इसी तरह जब आप इनकम टैक्स में जाएंगे तो इनकम टैक्स का रेट किधर लिखा होगा, वो जो उसका स्कोप ऑफ टैक्स वाला सेक्शन होगा ना, वहां पे बताया होगा टैक्स का रेट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि भाई अच्छा, कुछ प्रोविजंस जो होती हैं ना वो सब्जेक्ट टू से स्टार्ट होती हैं, और कुछ प्रोविजन जो होती है ना वो नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट होती हैं। क्या फर्क है जी दोनों में, जरा बताएं। ये चीजें तो आपने लॉ के जो बेसिक से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें पढ़ी होंगी लाजमी, बताएं जी। जी ये लास्ट पे जिसने मैसेज किया हुआ है दुआ तनवीर, आप बताएं सब्जेक्ट टू और नॉट विद स्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है। सब्जेक्ट टू मीन्स विद कंडीशंस, ठीक है जी। नॉट विद स्टैंडिंग मीन एक्सक्लूडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मतलब जी, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब एक्सेप्ट नहीं होता जी। नॉट विद स्टैंडिंग से जो भी सेक्शन, सब सेक्शन, सॉरी सेक्शन तो मेन हेडिंग होती है ना, उसके अंदर फिर आगे सब सेक्शन आ रहे होते हैं। कोई भी सब सेक्शन अगर नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट हो ना, उसका मतलब होता है कि ये ओवर राइडिंग प्रोविजन है। यानी वो कहेगा कि भाई नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन एनी अदर सेक्शन और एनी इन एनी अदर लॉ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कोई और कानून में अगर कुछ और लिखा हुआ है, या ये वाला जो मेरा लॉ है, एक्ट है सेल्स टैक्स का, इसमें किसी और सेक्शन में अगर कुछ और लिखा हुआ है ना, तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये उन सबको ओवर कर देगा। ठीक है, तो नॉट विद स्टैंडिंग से जब कोई भी सब सेक्शन स्टार्ट होता है वो ओवर राइडिंग प्रोविजन होती है। ठीक है, वो डोमिनेट करती है बाकी सारी प्रोविजंस के ऊपर। ऑन द अदर हैंड सब्जेक्ट टू से जब कोई भी सब सेक्शन स्टार्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि ये जो प्रोविजन है ना, ये ओवर राइडिंग नहीं है, ये प्रोविजन जो है ये डिपेंडेंट है ऑन अदर प्रोविजंस। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है चार्जिंग का पहला, ये सब्जेक्ट टू से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात नहीं है, इसके अलावा जो बाकी की कुछ कंडीशंस भी मैंने सेल्स टैक्स एक्ट में बताई हुई है ना, वो होल्ड करेंगी तो सेल्स टैक्स चार्ज होगा।
ठीक है, वो क्या कंडीशंस हैं वो जब मैं आगे 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 जाके आपको पढ़ाऊंगा तो आपको फिर आइडिया होगा कि वो सब्जेक्ट टू की रेलिवेंस कैसे बनती है। ठीक है। अच्छा, यार इस तरह तो आपको बेसिक सी चीज़ें भी नहीं पता, फिर मुझे तो इतनी सारी बतानी पड़ेंगी। अच्छा, सब्जेक्ट टू और नॉट स्टैंडिंग की समझ आ गई जी, या कोई क्वेश्चन नहीं होता? अच्छा, इसके बाद अक्सर आपने देखा होगा, चलिए मैं पहले आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाने का फिर मकसद ही कोई नहीं है जब तक आपको बेसिक चीज़ों का सही तरह से आइडिया नहीं है। ये इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस कल हमने डाउनलोड कर लिया था जी, अपडेटेड जो है ये मैंने यहाँ पे सेव किया है। इसमें मैं अगर आपको सब सेक्शंस दिखाऊं, जैसे ये देखें, ये एक सेक्शन है जी, सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन। इसमें वो कहता है जी, आ सुपर टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1B ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट कैजुअल ऑन इनकम ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है। आगे वो कहता है जी, प्रोवाइडेड दैट दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। किसी भी सब सेक्शन में अगर कोई प्रोवाइजो आ जाए, तो बताएं जी प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? प्रोवाइजो जो होती है ना, वो प्रोवाइडेड के वर्ड से स्टार्ट होती है हमेशा। के ऊपर एक बात कर दी, नीचे प्रोवाइडेड के वर्ड से आगे एक और बात कर रहा है वो, तो प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, एक्सेप्शन। के ऊपर जो बात हो रही है उसकी जो एक्सेप्शन है वो अब आ रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप सुपर टैक्स की बात देख लें कि ऊपर लिख दिया था कि 2022 से ऑनवर्ड्स सुपर टैक्स लगेगा, नीचे लिख दिया कि जो बैंक है उसके लिए 2022 में सुपर टैक्स नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? तो कोई भी सब सेक्शन में जब प्रोवाइडेड का वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब है कि यहाँ से आगे अब जो बात होने लगी है ना, वो जो बात ऊपर हो चुकी है उसकी अब एक्सेप्शन डिस्कस होने लगी है। समझ आ गई जी बात की? अच्छा, इसके बाद आगे चलें अगर हम, तो कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो, अब डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, या सेक्शंस में भी बात ऐसा होता है। कुछ डेफिनेशंस जो होती हैं ना वो मीन से स्टार्ट होती हैं, और कुछ डेफिनेशंस जो होती हैं ना वो इंक्लूड से स्टार्ट होती हैं। जैसे मैं अभी आ जाऊँ, तो डेफिनेशंस का जो सेक्शन है ना वो सेक्शन 2 है। अब आप देखें, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पहली डेफिनेशन है, इसके लिए वो कह रहा है जी इंक्लूड। ठीक है, इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड इंक्लूड। अच्छा, फिर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इसके लिए कह रहा है मीन्स। अमेलगामेशन की डेफिनेशन है लॉ में, इसमें कह रहा है मीन्स। तो बाज में वो मीन से डेफिनेशन स्टार्ट करता है, बाद बाज में वो, ज्यादातर में मीन्स का वर्ड है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो इंक्लूड के वर्ड से भी हैं। ठीक है, क्या फर्क है जी दोनों में? जैसे ये बोनस शेयर्स को देखें, इंक्लूड, इंक्लूड में फुल एंड फाइनल है, नहीं ऐसा नहीं है, आप रिवर्स बता दिए। हाँ, ये एबीसी ने ठीक बताया कि कोई भी डेफिनेशन या कोई भी सबसेक्शन अगर मीन्स के साथ वो एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो मीन्स का मतलब ये होता है कि भाई जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बस वही मीनिंग है, यानी यहाँ पे वो स्पेसिफिक कर देता है डेफिनेशन को। आपके ख्याल में बोनस शेयर का मतलब ये भी है, या ये भी है, वो कह रहा है तुम्हारे जहन में जो मर्जी आ रहा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है बस वही बोनस शेयर है। ठीक है, लेकिन कोई डेफिनेशन जब इंक्लूड से स्टार्ट होती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई जो तो डिक्शनरी मीनिंग है ना वो तो अपनी जगह पे होल्ड करेगा। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन उसने इंक्लूड से स्टार्ट की हुई है, ये देख, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके जहन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है ना, वो तो एज इट इज यहाँ पे इनकम टैक्स में भी लग जाएगा, जो भी डिक्शनरी मीनिंग है ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं इस डेफिनेशन में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल कर रहा हूँ। समझ आ गई जी? लेकिन अगर यही डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही होती, तो उसका मतलब है कि भाई तुम्हारे जहन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो भी मतलब है ना, जो तुमने शायद अकाउंटिंग में पढ़ा हो या इंग्लिश की डिक्शनरी में पढ़ा हो, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस वही इसका मीनिंग है। तो मीन्स का मतलब कि वो डेफिनेशन को स्पेसिफिक कर देता है या रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, इंक्लूड का मतलब कि जो डिक्शनरी मीनिंग है वो भी है, लेकिन साथ ही वो डेफिनेशन को ब्रॉडर भी कर रहा है इंक्लूड के साथ। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी, आगे चलें।
अच्छा, अब मैं इस पे वापस आ जाता हूँ जी। ये आगे वाली जो बातें हैं ना 1 और 2, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि obviously इस पे तो बहुत टाइम चाहिए। अब मैं जरा एक चीज़ पे आ जाता हूँ जो मैंने पहले आपको कल पढ़ा दी थी, वो आसानी से पढ़ लेंगे हम। कल हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो सेल ऑफ गुड्स हैं या सेल टैक्स एक्ट है 1990, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होता है जी? गुड्स के ऊपर। तो फिर अगला क्वेश्चन ये आएगा कि गुड्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। आप जरा आपको सोच के बताएं, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स में आएगी? यानी आपकी कोई लैंड है, आपके पास कोई प्लॉट है, या आपके पास कोई बिल्डिंग है, मिसाल के तौर पे आपका घर है, कमर्शियल कोई बिल्डिंग है, आपके पास कोई शॉप है, इसका मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आती नहीं है सेल्स टैक्स की डेफिनेशन में। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, बल्कि एक आधी अटेम्प्ट में आया भी हुआ है। आपने लैंड बेच दी अपनी, अपना प्लॉट बेच दिया, अपना घर बेच दिया, या प्रैक्टिकली आपसे कोई क्वेश्चन कल को कर सकता है कि भाई मैं अपना घर बेच रहा हूँ, बताओ सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताएं। नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि सेल्स टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे चार्ज होता है, और गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी, उसने डिफाइन किया हुआ है लॉ के अंदर। गुड्स इंक्लूड, अब इंक्लूड का मतलब अगेन कि जो तो तुम्हारे जहन में नॉर्मल एक गुड्स की, गुड्स में पता नहीं कितने थाउजेंड्स या इवन मिलियंस ऑफ चीज़ें आ जाएंगी, मिलियन ऑफ थिंग्स आ जाएंगी। तो जो तो नॉर्मल तुम्हारे जहन में डिक्शनरी मीनिंग है गुड्स का, वो तो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही मैं इस डेफिनेशन को स्पेसिफिक भी करने लगा हूँ। गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना वो गुड्स हैं, अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी उसने 5 एक्सक्लूजन कर दी हैं जी, कि अगर तुम्हारे पास शेयर्स हैं, तुम्हारे पास कोई करेंसी है, कोई कॉइन्स वगैरह हैं, या कोई और नोट्स वगैरह हैं, वो सेल परचेज कर रहे हो, तुम शेयर्स की सेल परचेज कर रहे हो, या सिक्योरिटीज हैं जैसे डिबेंचर्स हैं, या स्कूप्स हैं, या टीएफसीज वगैरह हैं, या म्यूचुअल फंड्स वगैरह के यूनिट्स हैं, या कोई एक्शनेबल क्लेम है, तो उनके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी इस वजह से नहीं होगी कि वो गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो चल, तो दूसरी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। अच्छा, अब ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो लैंड तो सीधी सीधी मूवेबल प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग के बारे में क्या कानून है जी? बिल्डिंग के बारे में कानून ये है कि कोई भी वो चीज़ जो परमानेंटली लैंड के साथ अटैच हो। देखिए, कानून ये होता है कि किसी भी टर्म की अगर डेफिनेशन आपने देखनी है ना, तो सबसे पहले उस लॉ को देखा जाता है जिस लॉ को आप पढ़ रहे हैं। यानी अभी हम अगर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पढ़ रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले तो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जाके देखना है कि भाई यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन है या नहीं। अगर है तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे लिखा होगा वही हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वहाँ पे डिफाइन नहीं है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की मैं बात कर लूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में भी डिफाइन नहीं है, इनकम टैक्स में भी डिफाइन नहीं है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कोई भी जो टर्म है वो रेलिवेंट लॉ के अंदर डिफाइन ना हो, तो फिर जो डिक्शनरी मीनिंग होता है ना वो देखा जाता है उसका, ठीक है। तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डिक्शनरी मीनिंग है, लॉज की काफ़ी सारी लॉ की जो है ना वो डिक्शनरीज होती हैं, जैसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, ठीक है। इसी तरह एक आदि और है मेरे ख्याल में। कौन सी है जी लॉ की एक दो बड़ी अच्छी डिक्शनरी जो है, वो यूके की है, मेरा नाम दिन से निकल रहा है। एक तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, एक और क्या है, कभी पढ़ी हो आप लोगों ने या कभी देखी हो कहीं पे? ज़्यादातर जो है वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी यूज़ होती है। ऑक्सफोर्ड की, हाँ ऑक्सफोर्ड की तो उसके लिए होती है ना, वोकेबलरी वगैरह के लिए। लॉ के लिए मेरे को 2-3 स्पेसिफिक डिक्शनरीज हैं जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, उनको देखा जाता है, ठीक है। उनमें जाके फिर उस टर्म की जो डेफिनेशन है वो देखी जाती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो जनरली डेफिनेशन डिक्शनरी में दी हुई है ना, वो ये है कि कोई भी जमीन और कोई भी चीज जो परमानेंटली जमीन के साथ अटैच है, यानी बिल्डिंग, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन आपको आजकल के दौर में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी मिलेंगी जो परमानेंटली लैंड के साथ अटैच नहीं होती। होता है ना कि वो स्ट्रक्चर एक जगह पे बनाते हैं, जिसे प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग भी कहते हैं, कि वो बना बनाया जो स्ट्रक्चर है या वो जो कैंप है वो एक जगह पे ला के फिक्स कर देते हैं, ठीक है। कल को जरूरत नहीं है तो उसको उठा के कहीं और जगह पे जाके फिक्स कर दिया। तो जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग होती है ना, हाँ, ये मैं सारी जो कहानी आपको सुना रहा था इस वजह से सुना रहा था कि जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग है वो परमानेंटली लैंड के साथ अटैच नहीं होती। कल को ये क्वेश्चन आपको आई कैब में आ सकता है कि आपने प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग सेल की या परचेज की होगी तो आपका इनपुट होगा, सेल की होगी तो आउट। फिर आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है या नहीं करना जी? या अगर परचेज किया है तो आपको चार्ज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? चार्ज हुआ होगा, ठीक है। तो ये रटे नहीं मार लेने सीधे सीधे कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग है तो वो नहीं होगा चार्ज, ठीक है। उसकी मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी। एक्शनेबल क्लेम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन है, ये कल मैं लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। एक्शनेबल क्लेम के अलावा बाकी की बातें कर लेते हैं जी। कोई भी मनी आपके पास है, जिसमें मैंने आपको बता दिया, आपके पास कोई भी कोइन है, आपके पास वो नोटों वाला हार बड़ा चलता था शादियों में आज से 8-10 साल पहले, वो लोग बेचा करते थे ना। कोई गवर्नमेंट के प्रोमिसरी नोट्स हैं, कोई बैंक डिपॉजिट्स हैं, तो तो इनमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई सेल परचेज कर रहे हैं, तो भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। कोई भी आपके पास सिक्योरिटी है जिसमें वो बॉन्ड्स आ गए, स्टॉक्स आ गए, टी बिल्स आ गए, पीआईबीज आ गए, या ये भी क्वेश्चन आपको कल को पेपर में आ सकता है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में एमसीबी के शेयर सेल किए, सेल्स टैक्स चार्ज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। रीजन बीइंग कि अगरचे
शेयर जो हैं वो मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स में उसने स्पेसिफिकली ये चार पांच चीज़ें जो हैं ये इसने एक्सक्लूड की हुई है कि ये सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स नहीं है। जब सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स नहीं है तो फिर डिक्शनरी मीनिंग जो मर्जी है गुड्स का, जो चीज़ें उसने यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दी हैं आपको वही कंसिडर करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसने, जी जी, फॉरवर्ड फ्यूचर सारे सिक्योरिटीज में आते हैं, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर जो होते किस चीज़ के हैं? इन्हीं चीज़ों के होते हैं ना, या तो करेंसी का होता है फॉरवर्ड या फ्यूचर, या स्टॉक्स का होता है। वो करेंसी और शेयर्स आप देख लें उसने एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो जब वो रेडी मार्केट में उनकी सेल परचेज पे सेल्स टैक्स नहीं है तो फॉरवर्ड में भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर फॉरवर्ड मार्केट में कोई इनके अलावा कोई चीज़ सेल परचेज हो रही है तो फिर सेल्स टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। यानी सेल्स टैक्स चार्ज होगा या नहीं होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगी, बस यहाँ तक बस अभी सुन लें, ठीक है। बाकी फॉरवर्ड मार्केट के ऊपर कैसे होता है वो फिर हम अभी आगे आएगा वो टॉपिक। तो आज का लेक्चर इतना ही है जी, बाकी की बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। ये जो नोट्स मैंने ओपन किए हैं ना, जो मैं आज जिससे मैं आपको आज और कल पढ़ाऊंगा, ये मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ इस नोट के साथ कि ये पुराने लॉ के मुताबिक है, ठीक है। अभी चूंकि मैंने इनको अपडेट नहीं किया तो गुजारा करने के लिए ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने इनको एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज़ नहीं करना, ठीक है। जब मैं नए वाले शेयर कर दूंगा तो इनको आपने डिलीट कर देना। तो आज का लेक्चर इतना ही है जी, बाकी की बातें कल होती हैं। अल्लाह हाफिज़।